बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड अरब एमिरेट का ओपेक से इनखला, बदलती हुई आलमी सियासत और टूटती यकजहती, मिडल ईस्ट में मौजूदा कशीदगी और दीगर ममालिक के साथ ईरान के और इसराइल के तल्लुकात, सफारती कोशिशें वर्सेस ज़मीनी हकायक, ज़मीनी हकीकत और बड़ी ताकतें जो हैं जैसा कि अमेरिका और चीन का किरदार क्या है। जब खित्ते में सियासी और अस्करी दबाव बढ़ता है तो मुआशी फैसले भी बदल जाते हैं। आज की अहम खबरों में यह है कि हरमस के रास्ते शिपिंग तकरीबन 90% जो है वो कम होगी, जिससे आलमी मईशत जो है वो इफेक्ट हो रही है, मुतासर हो रही है। ईरान ने समुद्री रास्ता खोलने की पेशकश की है, लेकिन अमेरिका ने इस पर एहतियात का इजहार किया है। दूसरी जानब यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ओपेक से अलग होने का ऐलान किया है, जो तेल की मार्केट को मुतासर कर सकता है। इसके साथ खित्ते में फौजी कशीदगी और ग़ज़ाई बहरान की तशवीश भी जो है बढ़ती जा रही है। क्या ओपेक टूट रहा है या आलमी निज़ाम बदल रहा है? जब मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्क हमसे मैं पर आ जाए तो समझ लें खेल बदल चुका है। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये ताकत, खुद मुख्तारी और नई आलमी सफबंदी की कहानी है। कल तक जो इत्तेहाद थे, आज वो मफादात के बोझ तले दब रहे हैं। ओपेक इसकी ताज़ा मिसाल है। क्या अरब यकजहती ये ख्वाब थी या अब हकीकत में बिखर रही है? ओपेक से निकलना नहीं, ये एक ऐलान आज़ादी है। ये फैसला अबू ज़ेबी ने किया है, मगर पैगाम पूरे खित्ते को दिया है। जब मफाद सामने आए तो ना अरब रहता है, ना इस्लामी, ना तीसरी दुनिया। ये मुकाबला तेल का नहीं, सऊदी अरब और भारत की बर्तरी का है। क्या ओपेक अब भी रेलेवेंट है या सिर्फ नाम का इत्तेहाद रह गया है? अगर हर मुल्क अपने लिए सोचेगा तो आलमी इत्तेहाद किसके लिए बचेंगे? क्या यह फैसला खलीज में एक नई सर्द जंग की शुरुआत है? ये दौर इत्तेहाद का नहीं, मफाद का है, और इस खेल में हर मुल्क अकेला है। ओपेक कमजोर नहीं हुआ, हकीकत बेनकाब हो गई है। ओपेक ताकत और टूटती यकजहती जो है, क्या ओपेक जो है वो टूट रहा है या आलमी निज़ाम बदल रहा है? नाज़रीन, जब मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्क जो हैं वो हमसे मैं पर आ जाए तो समझ ले कि खेल जो है अब बदल चुकी है। ये तेल की कहानी नहीं है, ये ताकत, खुद मुख्तारी और नई साफबंदी की कहानी है। ओपेक एक ऐसा इत्तेहाद जिसने कभी दुनिया को झुका दिया था। 1973 में तेल को हथियार बनाना आलमी ताकतों को मजबूर किया। आज वही इत्तेहाद अपने अंदर से चैलेंज हो रहा है। सवाल यह है कि ये सिर्फ कोटे का झगड़ा है या फिर एक बड़ा ऐलान है? क्या अब हर मुल्क अपनी मर्जी से चलेगा? यूएई कहता है हमने बहुत कुर्बानियां दी, मगर असल पैगाम क्या है? ये कि अब अबू ज़हबी किसी के साथ नहीं, अपने अपने लिए उखड़ा है, और यहाँ एक और हकीकत सामने आती है। ये मुकाबला सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि बर्तरी का है। एक तरफ सऊदी अरब जो दहाइयों से अरब दुनिया की क़यादत कर रहा है, और दूसरी तरफ यूएई जो अब खुद को इस सतह पर देखना चाहता है। यमन में इख्तिलाफात, सूडान में मुख्तलिफ कैंप, लीबिया में अलग मफादात और ईरान के मामले पर भी अलग हिकमत अमली, ये सब बताते हैं ये कि खलीज में खामोश मुकाबला अब खुलकर सामने आया है। और नाजरीन, सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या अरब, इस्लामी और तीसरी दुनिया की वो यकजहती, वो पुरानी यकजहती अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी है? क्योंकि आज दुनिया में ना नजरिया चलता है, ना नारा चलता है। चलता है तो सिर्फ मफाद चलता है, और जब मफाद सामने आता है तो इत्तेहाद टूटते हैं और हकीकत सामने आती है। ये दौर इत्तेहाद का नहीं, मफाद का है, और इस खेल में हर मुल्क अकेला है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओपेक के मुस्तकबिल की, खलीजी सियासत के बदलते रुख की, और इसके असरात पाकिस्तान जैसे ममालिक पर। मैं हूँ खावर यूसुफ और आप देख रहे हैं लाइव विद खावर यूसुफ। आज मिडल ईस्ट में कशीदगी और दीगर ममालिक के साथ जो तल्लुकात है।
अब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी इस्लामाबाद से जनाब कर्नल अतुर रहमान साहब ने, और हमें लाहौर पाकिस्तान से ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर ज़फ़र डार साहब ने। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम ब्रिगेडियर ज़फ़र डार साहब से करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से निकलना क्या एक मुआशी फैसला है या सियासी ऐलान है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। इसके अंदर मुआशी जो फैक्टर हैं वो भी शामिल हैं, और इसके अंदर जो खित्ते की जियोपॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो शायद इसमें यूएई के लिए बहुत ज़्यादा ना हो, सऊदी अरब के लिए तो हैं। यूएई के लिए इसलिए ज़्यादा शायद नहीं है क्योंकि यूएई जो है उसकी जो 77% इनकम है वो ऑयल से नहीं है, वो बाकी सोर्सेज से है, जिसमें टूरिज्म भी आता है, होटल इंडस्ट्री आती है, डाइवर्सिफाइड है यानी कि उसकी इकोनॉमी। तो उसकी ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंस जो है अपनी नेशनल इनकम के लिए वो सऊदी अरब की निस्बत कम है। इसकी मैंने जैसे बताया कि इसकी बनती है तकरीबन 33% और सऊदी अरब की बनती है तकरीबन 60% से ज़्यादा ऑयल से बनती है। तो उस लिहाज से ओपेक जो है वो सऊदीया की ज़्यादा ज़रूरत है ओपेक में रहना, क्योंकि वो एक कार्टेल बन जाता है। वो कार्टेल जो है वो डिक्टेट करता है कि ऑयल की पर बैरल कास्ट जो है वो क्या रहेगी, और उसमें वो अपना फायदा जो है वो कर लेते हैं, आपस में उनका डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यूएई के निकल जाने से ये है कि वो कार्टेल जो है एक तो उस पे ज़रब लगेगी, उसको ब्लो पहुंचेगा, क्योंकि यूएई कार्टेल जो है ये कोटा भी मुकर्रर करता है हर मुल्क का कि कितना मुल्क जो है वो कितनी ऑयल की प्रोडक्शन करेगा। उस लिहाज से जो यूएई की प्रोडक्शन बनती है उसका हिस्सा बनता है, वो तकरीबन बनता है 3.2 से 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे। लेकिन यूएई जो है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था। यूएई का ख्याल था कि वो ज़्यादा ऑयल पैदा कर सकता है और उसको ज़्यादा पैदा करना चाहिए। इसके पीछे वजह ये है कि एक इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है ओपेक कंट्रीज में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, कि जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ दुनिया जाती जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो भी आते जाएंगे दुनिया में, तो उससे जो ऑयल की डिमांड है उसमें कमी आएगी। तो ये जो यूएई है इनका ये ख्याल है कि अगर हम उससे पहले एक साइजेबल इनकम इस ऑयल से हासिल कर लें तो वो हमारे हक में बेहतर होगा। लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ओपेक का जो कोटा सिस्टम है, और मैंने बताया कि उसमें इनको कोटा दिया गया हुआ है 3.2 से लेके 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, एक्चुअल जो यूएई की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो यूएई का ख्याल है कि वो 4 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे कर सकता है, और फर्दर अगर वो इसमें इम्प्रूवमेंट करे तो वो इसको 6 मिलियन बैरल्स पर डे तक ले जा सकता है। तो उस लिहाज से ये है। बट जो ज़्यादा ये तो चल ही रहे थे आपस में काफ़ी अरसे से, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद ओपेक के मुल्क जो हैं वो इकट्ठे ही चल रहे थे। लेकिन ऑफ लेट जो पिछले कुछ सालों में यूएई का और सऊदी अरेबिया का जियोपॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, वो प्रोबेबली ज़्यादा बड़ी वजह है यूएई के अलहदा हो जाने की इससे। क्योंकि आपको पता है यमन के अंदर, उसके बाद सूडान के अंदर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं
यूएई की और सऊदी अरेबिया की, वो आपस में कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज हैं। और आपको याद होगा कि यमन की एक पोर्ट के ऊपर कुछ अर्सा पहले यूएई ने अटैक भी, ये सऊदी अरब ने अटैक भी किया था, बिकॉज उनका ख्याल था कि यूएई की तरफ से कुछ जहाज भेजे गए हैं, शिप्स भेजे गए हैं, जिनके अंदर वेपन्स और एमुनिशन लोडेड है, जो कि यमन के जो रेबल्स हैं, हूसी रेबल्स हैं, उनको दिया जाएगा। तो उस लिहाज से इनके इसमें चल रहे थे, डिफरेंसेस चल रहे थे। हालांकि अगर आप देखें तो विद इन द गल्फ कंट्रीज, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज हैं, उनके अंदर यूएई और सऊदी अरब जो हैं वो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इसके बावजूद ये मसला बन गया है। कुछ अर्सा पहले ये भी बात सामने आई थी कि कुछ तकरीबन 600 के करीब कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिस यूएई में थे, बट वो एक्चुअल बिजनेस जो है वो सऊदी अरब में कर रही थी। अच्छा। तो सऊदी अरब ने उनको कहा कि आप अगर सऊदी अरब में बिजनेस करना है तो आप अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं वो सऊदी अरब में शिफ्ट करें। ठीक है। तो उसका भी यूएई को काफी उनको इस पे एतराज था, और उनको इस बात की फीलिंग थी कि ये सऊदी अरब ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये यूएई ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अलहदा हो जाता हूँ ओपेक से भी। और ना सिर्फ वो ओपेक से अलहदा हुआ है, बल्कि आप देखें तो उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन है या कोऑपरेशन है वो गल्फ कंट्रीज की बजाय वो बढ़ता जा रहा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ और इंडिया के साथ भी। तो ये एक डाइवर्जेंट कोर्स जो है यूएई अडॉप्ट कर रहा है एज कंपेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन जो है वो यहाँ पे अभी ओपेक के सिलसिले में सामने आई है कि यूएई ने ऐलान किया है कि वो ओपेक से 1 मई ऑनवर्ड्स ओपेक का हिस्सा जो है यूएई ने कहा है कि हम नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं करण साहब की जानब। करण साहब, क्या ये कदम जो है ओपेक के अंदरूनी इख्तलाफात की खुली अलामत है आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच खबर साहब जी। ये मैं अभी डार साहब ने जो इस मौजू पे रोशनी डाली है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या मोटिव्स हैं यूएई के ये डिसीजन लेने के लिए। उनमें जो पॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस हैं वो ज्यादा हैं यूएई के ये डिसीजन लेने में एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक डिसीजन। आप ये एक बात याद रखें, जैसे इन्होंने आखिर में बताया कि जो ज़ायनिस्ट और इंडियन फैक्टर है वो अब जरा प्रेडोमिनेटली उन पे ज्यादा क्या छा गया है, और वो अब अपने आप को ये अरब पैनिज्म और जो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाला जो उन पे खौल चढ़ा हुआ उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो उस पे पहला जो इन्होंने कदम उठाया है वो यही है कि वो, क्योंकि इनकी काफी अरसे से, अब पिछले चंद सालों से सऊदी अरब के साथ फ्रिक्शन चल रही थी मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तो उस चीज को उन्होंने अब ये एक बना लिया है, रीजन बना लिया है, खासतौर पे इस जंग में कि जी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा मिसाइल फायर किए गए हैं, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर ममालिक है उन्होंने हमारी तरफ हमारे बात की कोई बात नहीं की और ना हमारी कोई मदद की है। यही बात उन्होंने पाकिस्तान के साथ रखी है कि पाकिस्तान को भी वो यही सब मेना देते हैं और कि जनाब इस वॉर में आपने ईरान का साथ दिया है, हमारा साथ नहीं दिया। तो अभी आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो सऊदी अरब की हेजेमोनिस्टिक वो रवैया है इन गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के गल्फ
ममालिक के साथ, उसको अब ये अपने तौक से उतार कर फेंकना चाहता है यूएई। यूएई के लिए अब, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा पैसा हो गया और इतनी ज्यादा लोगों की इनकी तरफ तवज्जो हो गई थी 2020 के बाद, जब से इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया है, इनको यहूदियों ने इतना ज्यादा और अमेरिकन ने इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं पंप किया है कि वो अब अपने आप को अपने हालांकि ये छोटा सा मुल्क है, वैसे तो जापान और बर्तानिया में बड़े छोटे मुल्क थे, लेकिन वो पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। तो ये उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अब वो चाहते हैं कि वो कुछ अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये मुस्लिम ममालिक को ही टारगेट किया है, जिसमें पहले उन्होंने पाकिस्तान के ये अफगानिस्तान को किया, अफगानिस्तान को सपोर्ट करते रहे, उसके बाद ये सोमालिया और यमन और सूडान को, लीबिया को करते रहे, उधर जो दूसरे फैक्शंस हैं। तो वहां हर जगह पे जो इनका मुखालिफ दूसरा फैक्शन था उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था, एक्सेप्ट अफगानिस्तान। तो अब हर मुल्क की अपनी प्रायोरिटी है। अब पाकिस्तान कैसे छोड़े ईरान को, जो हमारा हमसाया है और हमारी सारी सलामती उसके साथ अटैच है। तो हम इस सारे चीज में हम तो एक ही हमने अपना न्यूट्रल स्टांस रखा और हमने कही हम जंग को बंद करवाना चाहते हैं। तो लेकिन यूएई जो है वो इस पे हमारे से नाराज है कि नहीं जी आप खुलकर हमारी सपोर्ट करें। लेकिन हम खुलकर कैसे सपोर्ट करें भाई आपकी? हमारा हम तो न्यूट्रल और जो एक जस्ट काज है उसके लिए फाइट कर रहे हैं, उसी में हमारी बका है। तो जस्ट काज तो यही है कि हम जो ईरान पे हमला हुआ है, जो अमेरिकन ने किया, इजराइलीज ने किया, हम उसकी मजम्मत करें। तो हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इसी तरह जो यही बात समझाई गई है सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम ममालिक को कि यार ये इजराइल जो है वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से मुसलमान ममालिक में आपस में लड़ाई हो जाए, और उस चीज को बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की और टर्की ने डिप्लोमेसी की, उससे हमने एक या सऊदी अरब और बाकी ममालिक जो हैं उनको काफी हद तक रोके रखा। लेकिन जो यूएई था वो बहुत ज्यादा तिलमिला रहा था और वो बार बार अपने जो वो एक उसकी जो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से ईरान पे अटैक करूं। तो आखिर में उन्होंने अटैक भी किए हैं ऑयल की, ईरान की कुछ इंस्टॉलेशंस पे, वो आखिरी हल्ले में। तो ये जो चीजें ये सारी अब खुलकर सामने आ गई हैं और यूएई जो है वो क्या ये ओपेक का बहाना बना के अब इधर इससे अलहदा होना चाहता है। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है तो फजीरा वाली वहां पोर्ट है जो कि अरेबियन सी में खुलती है, जहां से ये ऑयल जो है वो क्या दूसरी तरफ लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए अभी फजीरा वाली पोर्ट पे इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा जितना ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकता है। वो अभी इनको अपग्रेड करनी पड़ेंगी अपनी यहाँ फैसिलिटीज और डेवलप करनी पड़ेंगी फर्दर, और फिर जाके ये हैंडल कर सकेंगे उधर इतना ज्यादा क्या कहते हैं ये जितनी एक्सपोर्ट का इनका टारगेट है ऑयल का। तो ये चीज जो है ये अभी इन्होंने ज़हन में रखनी है, ये इसको सारा कुछ होगा तो फिर जाके ये इससे कोई फायदा उठा सकेंगे। लेकिन आप जो एक उनका जो बात है इकोनॉमी में वो कुछ हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि इस जंग में इनका जो टूरिज्म से आमदनी थी वो बहुत सीरियसली इफेक्ट हुई है, और जो दूसरे शोबों में जो इनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट से आ रही थी वो दूसरे ममालिक से वो भी रुक गई है। उससे इनकी इनकम पे बहुत रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और अब ये चाहते हैं कि हम ऑयल की फर्दर एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और इसीलिए ये बहाना इन्होंने बनाकर अब क्या ओपेक को तो खैर बात कहा है। तो यही मेरी अर्ज थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं, ब्रिगेडियर साहब की जानब चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर बात यह है कि ये ओपेक की ताकत जो है क्या आप वाकई कमजोर पड़ गई? कि ओपेक का इसमें हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि ओपेक ने इस वक्त जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया हुआ है। जैसे वो
कंट्रोल करती है। ये उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। बट इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि तेल की पैदावार को बढ़ाया जाए, और इसलिए बढ़ाया जाए ताकि जो पर बैरल तेल की कास्ट बढ़ रही है इस जंग की वजह से और आपने हुर्मुज़ के क्लोजर की वजह से, उसका ऑयल की ग्लोबल प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना आए। तो वो उस सूरत में उस इफेक्ट को कम किया जा सकता है कि अगर ओपेक के कंट्रीज जो हैं वो अपनी ऑयल की पैदावार को बढ़ा दें, जो कि वो नहीं कर रहे। अमेरिका जो है उसने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया है, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो शिप्स की ट्रांजिशन हो रही है अक्रॉस अटलांटिक ओशन, वो पिछले ये जब से जंग शुरू हुई है और आपने हुर्मुज़ क्लोज हुई है, उस वक्त से वो वहां पे बढ़ गई है। इसका मतलब है कि कनाडा और अमेरिका जो कि मेजर सोर्सेज है ऑयल के, तो उनका भी ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। बट वो चूंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि ये ओपेक जो है वो अपनी पैदावार को बढ़ा के तो कीमतों को कम करे। तो वो उन्होंने तो नहीं की, लेकिन चूंकि यूएई ने कर दी, तो अमेरिका ने यूएई के इस डिसीजन को सपोर्ट किया है कि उसने ऐलान किया है कि वो ओपेक से निकलेगा और अपनी जो ऑयल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को देखा जाए तो डेफिनेटली जो यूएई का फैसला है ओपेक से निकल जाने का, ये अमेरिकन इंटरेस्ट को सूट करता है। ये वैसे भी दुनिया में जनरली भी देखें तो जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, चूंकि ऑयल की कास्ट पर बैरल बढ़ गई है तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उन सबको ही ये बेहतर लगेगा। बट डेफिनेटली जो इंटरनल कोहेजन थी ओपेक की एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो डेफिनेटली उसको धचका लगेगा। हालांकि ये भी नोन फैक्ट है कि जितना कोटा ओपेक मुकर्रर करती है अपने मेंबर कंट्रीज के लिए कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इनवेरिएबली उससे ज्यादा ही कर रहे होते हैं। रिपोर्ट कम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑयल की एक्सट्रैक्शन उससे ज्यादा ही हो रही होती है। तो लेकिन उसके बावजूद यूएई ने ये ऐलान किया कि मैं निकल जाऊंगा, तो उसका डेफिनेटली जो है ओपेक की तंजीम के ऊपर, इसकी कोहेजन के ऊपर, इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बाकी मेंबर कंट्रीज जो हैं, अगर उनको भी ये महसूस होता है कि नहीं, उनको भी अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा अपना ऑयल बेचना चाहिए, तो हो सकता है उनको भी इनकरेजमेंट मिले और वो भी ओपेक से अलहदगी का इजहार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया। करण साहब, क्या आप समझते हैं कि ये फैसला जो है दरअसल सऊदी अरब को ओपेक से अब दूसरी तरफ चलें, ये बथेरा डिस्कस हो गया, कोई और अभी आज के जो करंट मौजू हैं उन पे बात करें। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या ये फैसला जो है सऊदी अरब को चैलेंज करने के मुतरादिफ है? तो ऑलरेडी है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्या खलीज में क़यादत की जंग अब खुलकर सामने आ गई है आपके ख्याल में? तो ऑलरेडी खुलकर आ गई है, इसमें ये भी कोई ऐसी शक वाली, ये सारा हमने बता दी है। अब जो है ना बात वो ये है कि जी ये हमें देखना है कि ये जो सीज लगा हुआ है इसके उठने के बाद क्या होगा। हुर्मुज़ के जो है इसको खोलेंगे जब, इसने खुल तो जाना है अभी सूनर और लेटर, और इसके बाद क्या हालात होंगे, ये सारी जो सिचुएशन है ये इसके बाद के सीन्स को आपको बता रही है। आप उसको देखें, उसको एनालाइज करें, ये क्या सिनेरियो होगा इसके बाद, ये जंग ये जब खत्म होगी ये सारी चीज, ये इसको किस तरीके से ये आगे अनफोल्ड होगी। ये अभी अनफोल्ड होना शुरू हो गई है सारी की सारी। अभी आप देखें कि जो ये ऑलरेडी
ईरान पे ये जो इन्होंने अमेरिका ने इतना शोर मचाया हुआ था कि इनका हम ऑयल नहीं जाने देंगे, तो पता नहीं वर्ल्ड मार्केट में क्या हो जाएगा। कोई ऐसी बात अभी तक तो सामने नहीं है। ठीक है, ऑयल का रेट उधर ही ब्रेंट जो है 111-12 पे फिर रहा है और वो 102-103 पे फिर रहा है दूसरा क्रूड जो है। ठीक है, वो ऑयल है, ऑयल जैसे नीचे आएगा वो उसी वक्त आएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलेगी और ये सीज उठेगा। जब ये सीज उठेगा तो जो है 126 है सर। चलो वो तो उधर चला गया। मसला ये है कि क्या ये किस तरीके से नीचे आएगा। ये नीचे से उसी वक्त आएगा जब ये ओपेक के अंदर आने बाहर जाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और जो अमेरिकन सीज लगा हुआ है। जब ये खत्म होगा तो उसके बाद देखेंगे क्या इससे पहले कोई क्या कहते हैं इसके छूटने का इफेक्ट पड़ सकता है ओपेक पर। ओपेक का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूएई छोड़ के चला गया। मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि ओपेक एक, लेकिन सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो सियासी सूरत बढ़ रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या यूएई जो है खुद को सऊदी अरब के बराबर क्यों साबित करना चाहता है? क्वेश्चन ये है भाई। वो तो वक्त आने के बाद किस तरह साबित हो जाएगा। मैंने आपको बताया उनको, ठीक है, वो अपने आप को वो क्या अब सऊदी अरब कर रही है, वो सऊदी अरब से अपने आप को ओपेक से बाहर आने के बाद उसने एक स्टेप तो लिया है ना आगे बढ़ने के लिए। सियासत का जो वहां पे वो बदला है ना थोड़ा सा, आने वाले दिनों में भी बदलेगा वो अंदाज। और भाई आने वाले दिनों का कई डिजाइन अनफोल्ड हो रहा है ना। ये मसला तो ये है वो जो उसने ओपेक को छोड़ा है। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि क्या इससे दुनिया पे क्या इफेक्ट होगा, बाकी क्या चीजें होंगी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ने लगा ओपेक के छोड़ने से। ये जो भी इफेक्ट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने की वजह से। अगर ये सीज उठेगा साथ ही फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी जो क्या ये है ये सिर्फ सियासी तौर पे उसने डिसीजन लिया है। जो इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस है वो इसके बाद आएंगी। अभी जो पॉलिटिकल है वो सिर्फ वो जो भी कर रहा है, जो फैसले कर रहा है वो पॉलिटिकल फैसले है। वो अपने सऊदी अरब और बाकी लोगों को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसके जितने यूएई डिसीजन ले रहा है कि जी पाकिस्तान से उसने पैसे ले लिए हैं, वो कि ये भी थ्रेट दे रहा है हम जनाब ओआईसी को छोड़ देंगे, हम अरब लीग को छोड़ देंगे, हम जीसीसी को छोड़ देंगे। अभी पाकिस्तान को ये भी इस तरह की थ्रेट आनी शुरू हो गई है कि जी वो जो एटी सलात ने पीटीसीएल को टेक ओवर किया हुआ है वो उसको भी क्या उधर से भी विड्रॉ करना चाहता है। तो क्या इन चीजों से, इन फैसलों से क्या ऑयल की कीमत नीचे आएगी? नहीं आएगी। ऑयल की कीमत नीचे आएगी जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलेगी और जो वर्ल्ड का 22% ऑयल इधर से जाता था वो रुकेगा, जो रुका हुआ है वो जब मार्केट में आएगा तो फिर ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमने इसको मेजर रीजन बना लिया है कि जी ओपेक को छोड़ दिया। यार ओपेक को छोड़ दिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। जो मेन मसला वो ये है कि जी ये कैसे खुलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड ये सीज जब खुलेगा। अभी ये तो सारे सप्लीमेंट्री चीजें हैं, वो हमें उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कुछ नहीं। अभी तक जो इस क्या पंबक बोड़े में फंसा हुआ है ट्रंप, उससे वो निकलेगा तो ये सारी चीजें होंगी ना। अभी उसमें जो उस पर प्रेशर्स हैं, जो उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो रगड़ा लग रहा है, जो कल क्या कहते हैं पीट हेगसेट से क्या कांग्रेस में जो उसकी मिठी पलीत हुई है जंग के बारे में, और जो आज इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जनाब हम नहीं परमिशन लेते, हम तो जंग जारी रखेंगे। उन्होंने आज कहा है कि जनाब 60 डेज के, तो हमने तो 60 डेज से पहले जंग बंद कर दी। ये आज क्या रिपब्लिक इसने ट्रंप गवर्नमेंट ने उनके बंदों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी हमें परमिशन की जरूरत ही नहीं है 60 डेज की।